हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन जो भी बातें होती हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो वहां पर मैंने डायग्राम वगैरह भी आपको बता दिया था, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई हुई होगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला सिस्टम या अगला तंत्र आएगा वो आपका परिवहन तंत्र या इसको परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। चाहे परिवहन तंत्र कहिए या परिसंचरण तंत्र कहिए, ठीक। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक, परिसंचरण तंत्र को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपका हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। कहीं कहीं देखेंगे तो परिवहन तंत्र लिखा होता है, ठीक। थोड़ा सा ठीक। तो परिसंचरण तंत्र देखिए, इसके विषय में बताया क्या गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, विकसित प्राणियों में भोज्य पदार्थ हार्मोन, यानी विकसित मतलब है जो डेवलप कर गए हैं प्राणी, है ना, जैसे मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स, है ना, सारे अंगों का डेवलपमेंट इसमें लगभग होता है, ठीक। तो प्राणियों में भोज्य पदार्थ हार्मोन तथा विभिन्न गैसों को कोशिकाओं तक पहुंचाने और अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। यानी कोई पोषक तत्व हो, भोज्य पदार्थ हो, गैस हो, हार्मोन हो, एंजाइम हो, गैस हो, हार्मोन हो, एंजाइम हो, तो किसी को भी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर शरीर के अंदर पहुंचाने में सहायक अंगों को क्या कहते हैं? सहायक अंगों को कहते हैं परिसंचरण करने वाले अंग। और इसमें जो भी तंत्र शामिल अंगों के समूह को क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, है ना, ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परिसंचरण कहते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है कि ले जाने की क्रिया परिसंचरण कहलाती है। तो ये प्रक्रिया परिसंचरण हो जाएगी। और इस परिसंचरण की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों को, हार्मोन, एंजाइम, है ना, इन सभी को लेकर के या गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक कौन कौन से अंग होते हैं, है ना, जिसमें सबसे पहले नाम आपको ब्लड का याद आ रहा होगा, रक्त का, खून का। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें ब्लड लेकर के जाता है, जैसे ऑक्सीजन गैस ब्लड ही सप्लाई करता है कि नहीं? पोषक तत्व, आयरन वगैरह ब्लड की ही सप्लाई से सब जाते शरीर में, है ना। तो इस प्रकार से अंगों को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र की जब बात आएगी तो इसमें क्या होगा? इसमें दो प्रकार के अंग आपके शामिल होते हैं। जैसे देखिएगा, पहला जो आपका आता है वो रहता है परिसंचरण तंत्र में, है ना, जो हम पढ़ते हैं दो प्रकार के इसमें आते हैं। एक आता है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक। एक आएगा आपका रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा आता है लसिका, ठीक, लसिका परिसंचरण, ठीक। तो एक हो जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा हो जाता है लसिका परिसंचरण तंत्र। ये दो हो जाते हैं। अब इसमें भी आपको रक्त परिसंचरण तंत्र में जब आप देखेंगे तो यहां भी आपको दो पार्ट मिलते हैं, ठीक। इसमें क्या मिलता है? तो एक मिलती है आपकी धमनी, ठीक, एक तो धमनी मिल जाएगा। दूसरा अगर इसमें और करना चाहे तो ये, है ना, सिरा या सिराएं कर सकते हैं, है ना। धमनी और सिराएं हो जाती हैं। धमनी और सिराओं के माध्यम से कौन जाता है? ब्लड जाता है। अब इस प्रोसेस में एक सहायक अंग होता है जिसको क्या कहते हैं? हृदय, ठीक भाई। रक्त किसके माध्यम से पंप करता है? तो जो रक्त पंप करता है, शरीर में जाता है, फ्लो करता है, उसमें सहायक मेन अंग कौन होता है? हृदय, ठीक। तो यहाँ पर धमनी और सिराओं में जो रक्त जिसकी सहायता से बहेगा उसमें सहायक जो अंग है वो आपका हृदय है। तो तीसरा पार्ट आप इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय को भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ पर हृदय को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो रक्त है, सिराएं हैं और हृदय। भाई मेन काम तो हृदय का ही होता है, हार्ट का। उसी की सहायता से ब्लड पंप होता है ना। अगर वो पंप नहीं करेगा तो फिर ब्लड जाएगा क्या? क्या धमनी और सिराएं क्या अपने आप लेकर के जाएंगी? जब तक वो फ्लो नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा, ठीक। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में आपके ये तीनों शामिल हो जाते हैं। उसके बाद लसिका परिसंचरण तंत्र में फिर इसमें लसिका सिराएं, लसिका वाहिनियां,
है ना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो लसिका परिसंचरण के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत लेकिन जानना भी होता है। ठीक, तो फाइनली आपका रक्त परिसंचरण तंत्र आपका ये दो प्रकार से डिवाइड होता है, जिसमें आपको रक्त के बारे में भी पढ़ना है, रक्त में धमनी और शिराएं हैं, ठीक, और हृदय है, इन तीनों के बारे में। फिर उसके बाद लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो एक सामान्य सी जानकारी हो गई कि परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र क्या होता है, परिवहन तंत्र में कौन कौन शामिल हो सकता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया इसके अंदर। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके मैं सभी का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं बारी बारी से करके सभी के विषय में। तो मैंने बता दिया कि रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें हमें सबसे पहले रक्त के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, तो पढ़ा भी होगा आपने, है ना। क्या बताया जाता है इसके विषय में, तो कहा जाता है कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक लिक्विड के रूप में होता है, और ये ऊतक होता है कोशिकाओं का समूह, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह पाई जाती हैं। ठीक, तो तरल संयोजी ऊतक होता है ना। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। ठीक, पीएच मान की बात कर ली जाए तो इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ठीक, और निर्माण आपका क्या है ना, कि जो ये ब्लड है आपका, ठीक, तो 7.4 इसका क्या हो जाएगा, पीएच मान हो जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर रक्त के संगठन की बात की जा रही है ना। रक्त के संगठन का मतलब ये होता है कि किन किन चीजों से मिलकर के ब्लड बना हुआ था, कंपोजिशन जिसको कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दो भाग इसमें होते हैं, एक प्लाज्मा है और दूसरा आपका रुधिराण होता है ना। प्लाज्मा का जो भाग देखेंगे वो लगभग आपको मिलता है 55% के आसपास, ये लगभग 55% के आसपास ये होता है, और 45% के आसपास ये आपके रुधिराण होते हैं इसके अंदर। ठीक, ये दो पार्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, फिर देखिए प्लाज्मा में 3 पार्ट देखिए मेन है, एक आपका जल है, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा प्रोटीन। तो प्लाज्मा के अंदर 3 चीजें मेन होती हैं, एक जल है, एक आपका क्या है ग्लूकोज, खनिज पदार्थ, यानी कुछ खनिज पदार्थ भी इसके अंदर होते हैं ग्लूकोज के साथ, और प्रोटीन होती है। तो 90% ये हो गया, 1% में आपका ग्लूकोज और खनिज पदार्थ होते हैं, बाकी बचा हुआ 9%। देखिए 100 में होगा टोटल, तो 9% में क्या हो जाएगा, इसके अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं वो, है ना। देखिए जैसे ये है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, है ना, ये सब आपके क्या है, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन और एंजाइम। तो ये मिलकर के करते क्या है, तो ये मिलकर के आपके रक्त के स्कंदन में, यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। हालांकि इन सभी के बहुत सारे अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक, लेकिन उनके बारे में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये जान लेना है कि कौन कौन से इसमें आपके प्रोटीन या एंजाइम आपके पाए जाते हैं। ठीक, तो प्रोटीन आपके ये चारों लिखे हुए हैं। फाइब्रिनोजेन जो होता है वो जब बन जाता है तो रक्त का थक्का जम जाता है ना। तो वहां पर ब्लड कोआगुलेशन में आपका जो फाइब्रिनोजेन है उसका मेन रोल होता है, यही जब फॉर्मेशन इसका हो जाता है तो वहां पर ब्लड कोआगुलेशन हो जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है, बहता हुआ खून बंद हो जाता है अपने आप, तो वो रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक, तो ये आपकी प्रोटीन इसमें होती है, ये बता ही दिया। सेकंड पार्ट जिधर देखेंगे रुधिराण कितना होता है, 45%, तो 55% ये 45 ये है, पूरा 100% हो गया। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं इसको, है ना, आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, या एक और नाम है इरिथ्रोसाइट। ठीक, उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक, और उसके बाद लास्ट में आपका प्लेटलेट्स। ठीक, तो प्लेटलेट्स हो जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इधर लिखा आकार, केंद्रक, जीवन काल, कब्रिस्तान, निर्माण। ठीक, तो अब आकार में देखिएगा क्या है, आकार बताया गया उभयावतल, बाइकनकेव बताया गया है, उभयावतल इनका आकार होता है ना, थोड़ी बहुत जानकारी इनके विषय में होनी चाहिए। तो आकार है उभयावतल। उसके बाद केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये अनुपस्थित, इसका मतलब अणु का मतलब क्या, अनुपस्थित है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल ऊंट और लामा, है ना, ये दो जीव हैं, दो प्राणी हैं, ऊंट और लामा, इनकी जो कोशिका होती है ना, उसमें आपके केंद्रक में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
ठीक, तो उनमें जो आरबीसी होंगी उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दो अपवाद हैं, याद रखिएगा, ऊंट और लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, बाकी किसी में नहीं होता। तो केंद्रक अनुपस्थित है। ठीक, जीवन काल कितना है? 120 दिन का है, यानी लाइफ टाइम इनका कितना है? 120 दिन का। 120 दिन तक ये जीवित रहेंगे, उसके बाद नष्ट हो जाएंगी, फिर से इनका निर्माण होगा, नष्ट हो जाएंगी, फिर से निर्माण होगा, फिर से नष्ट हो जाएंगी। ठीक, तो 120 दिन का ये टाइम बताया गया है, लगभग जो है आपके 4 महीने। ठीक, उसके बाद कब्रिस्तान इनका क्या है ना, तो वो है आपका प्लीहा, यानी ये कहां पर नष्ट हो जाती हैं, है ना, ये कहां पर नष्ट होती हैं? तो ये होती हैं आपके प्लीहा में, है ना, प्लीहा में ये जगह के नष्ट हो जाती है। बनती कहां पर है? तो निर्माण के लिए लिखा हुआ अस्थि मज्जा, बोन मैरो, हड्डियों के बीच में जो लिक्विड होता है, द्रव पदार्थ होता है, उसी में इनका निर्माण होता है। ठीक, तो ये बातें हो जाती हैं इसमें। अब आरबीसी की अगर संख्या किसी व्यक्ति में बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है? उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो यही बात अब इनके सामने लिखी, देखिए यहाँ पर लिख दिया है, इधर ये पार्ट लिख दिया आकार के अंदर, वही बातें उधर लिखी हुई। इसका आकार कैसा होता है? तो गोलाकार। ठीक, फिर इसमें केंद्रक क्या होता है? उपस्थित। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो केंद्रक क्या है? उपस्थित है इसमें। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद जीवन काल कितना है इसका? तो 12 से 15 दिन। ठीक, लगभग 2 सप्ताह। उसके बाद कब्रिस्तान क्या है? तो लसिका तंत्र। ये डब्ल्यूबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो लसिका तंत्र में नष्ट हो जाती है। ठीक, बनती कहाँ है? तो बनने का निर्माण देखिए लिखा, ये भी अस्थि मज्जा, यानी इसका भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम, यानी रोगों से जो बचाने का काम करती है, वो कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बाहर से आने वाले किसी भी रोगाणु से लड़कर के शरीर को बचाने का काम करती है ना, कि बीमारियों से लड़ने का काम या बचाने का काम हमें जो करती है वो डब्ल्यूबीसी करती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं। कभी कभी जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन को ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या जब बढ़ती है तो उसको कहा जाता है ल्यूकीमिया, और ल्यूकीमिया को हम अपनी भाषा में कहते हैं ब्लड कैंसर, है ना, कि रक्त का कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना कहलाता है रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, पढ़ी लिखी भाषा में ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक, तो वो ल्यूकीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड कैंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। ठीक, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स हो जाता है, तो थर्ड पार्ट में आपका प्लेटलेट्स हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपके रक्त का कुछ सामान्य जानकारी, उसका कुछ एक नॉर्मल सा संगठन, हालांकि संगठन इसका कम नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है इसका, है ना। अभी आप देखेंगे जो डब्ल्यूबीसी होती है 2 प्रकार की, कणिकामय और अकणिकामय, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। तो बेसोफिल, योसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बहुत सारी इसमें होती हैं आगे, है ना, लेकिन उतना हमें नहीं जानना है क्योंकि उतना एग्जाम में आपके आता भी नहीं है। पहले कभी था लेकिन अब सिलेबस से सब हट गया है। ठीक, तो मेन जो जानकारी होती है थोड़ी बहुत वो मैंने आपको यहाँ पर रक्त के विषय में बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे रक्त वाहिनियां जिनमें धमनी और सिरा आती है उनका डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरी, यानी धमनी और सिरा में अंतर, है ना। रक्त वाहिनियों में 2 ही चीजें आती है, एक धमनी होती है और एक सिराएं होती हैं, है ना। एक वो होती है जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है, और एक वो होती है जो पूरे शरीर का ब्लड जो हृदय में लेकर के आती है। ठीक, तो 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टरी यानी धमनी है, और दूसरे में लिखा है वेन यानी सिरा है, या धमनियां और सिराएं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखिए धमनी क्या होती है, लिखा हुआ कि ये हृदय से रक्त अंगों में ले जाती है, यानी हृदय जो आपका हार्ट है वो हृदय जो है रुधिर को जब पंप करता है तो उसके द्वारा ले जाने का काम ब्लड को कौन करता है? तो वो धमनियां, यानी हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाने का काम कौन करती हैं? तो धमनियां करती हैं। ठीक, तो यहां से जो शुद्ध रुधिर होगा, शुद्ध का मतलब ये होगा क्या गंदगी नहीं होती उसके अंदर, शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित, यानी ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन सहित, ये बात होगी ना। तो ऑक्सीजन रहित होगा और ऑक्सीजन बिना रहित। तो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यही होगा कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है वो शुद्ध कहलाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है वो अशुद्ध कहलाएगा, बाकी गंदा खराब नहीं होता है। ठीक, तो ये हृदय से रक्त सभी अंगों में
लेकर के जाती हैं। ठीक, ये उल्टा काम करती है, ये शरीर के अंगों से रक्त हृदय में लाती है। यानी सभी जगह का जो अंगों का जो रक्त है, पूरे शरीर का जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, उसको लेकर के आने का काम, यानी पूरे शरीर से ब्लड को लाने का काम कौन करती हैं? तो सिराएं करती हैं। ये काम सिराओं का है। ठीक, कि जो अशुद्ध रुधिर है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है, उसको लाने का काम सिराओं का होता है। ठीक, तो ये इसका काम हो गया। सेकंड देखिएगा नंबर 2, इनमें शुद्ध रुधिर, और शुद्ध रुधिर का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब है ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो, साफ ब्लड, उसी को कहते हैं। यहाँ गंदे और खराब से मतलब नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन ना हो, उसको कहा गया है अशुद्ध और शुद्ध। ठीक, तो इसमें शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो, है ना, बहता है। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। भैया शरीर से ब्लड जो आ रहा है, जिसका यूज हो चुका है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है, उसके साथ उपस्थित है, तो वो आपका अशुद्ध रुधिर कहलाएगा। तो इसमें आप अनाक्सीकृत लिख सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई ना हो, उसको कौन लाता है? तो सिराएं लाती हैं। ठीक, उसके बाद इनमें रुधिर अत्यधिक दाब के साथ बहता है। देखिए धमनियों में जो रुधिर है, जो रक्त है, वो बहुत प्रेशर के साथ बहता है। क्यों? क्योंकि बायां निलय बहुत तेजी के साथ जब सिकुड़ता है तो तेजी के साथ पंप करता है ब्लड को, है ना भाई। जब यहाँ पर आता है ब्लड बायां निलय में, तो बायां निलय क्या करता है? तेजी के साथ ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ से जुड़ी होती है महाधमनी, तो उस महाधमनी में बहुत तेजी के साथ फ्लो करता है ब्लड। तो इसमें क्या है? बहुत हाई प्रेशर से जाता है, तभी तो वो पूरे शरीर में जाएगा, पूरे शरीर में पहुंचाना है कि नहीं। घर में मोटर चलाते हैं तो मोटर की सहायता से आप पानी पहुंचाते हैं ऊपर, होता कि नहीं होता? तो सेम काम वैसे हमारे बॉडी में भी होता है कि निलय जो हमारा क्या होता है? संकुचित होता है, तेजी के साथ ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो तेजी से ब्लड को पंप करता है, तो वो धमनियों में बहुत तेजी के साथ, भाई अगर प्रेशर से पंप नहीं करेगा तो पूरे शरीर में ब्लड कहाँ पहुंचेगा फिर, है ना। तो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम आपका बायां निलय संकुचित होकर के ब्लड को पंप करता है, इसलिए इसमें दाब क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, इसे सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक, उच्च दाब कह सकते हैं इसको। तो इसमें रुधिर अत्यधिक दाब के साथ बहता है धमनियों में। ठीक, उसके बाद इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है। तो धमनियों की तुलना में थोड़ा सा सिराओं में दाब क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसको शरीर से ब्लड हृदय में लाना होता है, तो उतना कठिन कार्य इसके लिए नहीं होता है। थोड़ा सा धमनियों की तुलना में सिराओं में जो दाब है वो कम होता है। ठीक, तो इसमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है। ठीक, उसके बाद नंबर 4 है, इनकी भित्ति मोटी व लचीली होती है। तो धमनियों की जो भित्ति है वो मोटी और लचीली होती, ताकि आराम से पूरा ब्लड क्या है? शरीर में फैल जाए, कोई दिक्कत ना आने पाए। तो लचीली होती है ना, और मोटी भी भित्ति होती है। ठीक, ताकि छोटी मोटी कोई दिक्कत आए तो ऑटोमेटिक ऐसे काम चलता रहे, सही हो जाए। ठीक, तो जब मोटी भित्ति रहेगी तो आराम से ब्लड क्या करेगा? उसमें फ्लो कर जाएगा, प्रेशर के साथ बह जाएगा। पतली हो तो हो सकता फट सकती है नलकी, है ना, इसलिए ये क्या होती है? मोटी होती है और लचीली होती है, ताकि आसानी से ब्लड फ्लो हो जाए। उसके बाद इनकी भित्ति पतली व कम लचीली होती है। तो ये थोड़ा सा धमनियों की तुलना में कम लचीली होती है, कम पतली होती है सिराएं। ठीक, क्योंकि इनको तो ब्लड लाने का काम करना होता है, और ये ले जाने वाले में ज्यादा मेहनत होती है, लाने में कम होती है। जैसे आप क्या है कि 2 मंजिल पर आपको पानी चढ़ाना हो, तो बगैर मोटर के आप नहीं चढ़ा पाएंगे, या फिर आप लेकर के जाइए ढो करके वहां पर। लेकिन अगर मान लिया आपको लेकर के नहीं जाना है तो मशीन का यूज करना पड़ेगा, फिर मोटर की सहायता से आप पानी लेकर के, तो वहां पर ज्यादा मेहनत लगनी पड़ेगी, यानी वहां पर आपको क्या है? मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक, और ऊपर से पानी नीचे उतारना है तो बिल्कुल आसान है, ऊपर से ऐसे गिरा दीजिए, चलाएगा, है कि नहीं। तो जितना आसान प्रोसेस है ऊपर से नीचे आना, उतना ही मुश्किल है नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक, तो सेम काम यहाँ पर भी होता है इसके अंदर। उसमें क्या बताया गया? फिर नंबर 5 है, इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। इनमें धमनियों में किसी प्रकार के कोई दरवाजे नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर की आवश्यकता शरीर को बहुत ज्यादा होती है भाई, है कि नहीं। तो तुरंत आपका ब्लड क्या है? फ्लो कर जाए, पूरे शरीर में फ्लो कर जाए, बह जाए, सभी अंगों में ठीक से पहुंच जाए। तो इसीलिए इनमें कोई भी दरवाजा नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो इसलिए इसमें कोई भी दरवाजा नहीं होता, और इनमें कपाट पाए जाते हैं। सिराओं में ब्लड जो है थोड़ा कम स्पीड के साथ रहता है, तो इनमें थोड़ा सा जगह जगह पर कपाट के दरवाजे लगे होते हैं, जिसे थोड़ा सा रुक रुक करके ब्लड
धीरे धीरे आराम से जाए। ठीक, उसके बाद लास्ट लिखा है कि ये आपके धमनियां जो है लाल रंग की होती हैं। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है ऑक्सीजन युक्त। तो शुद्ध रुधिर बहने की वजह से इनका जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है ना। धमनियों का रंग कैसा होता है? लाल। तो हमारे शरीर में जो दिखाई देती है लाल, वो आपकी क्या है? धमनियां होती हैं। ठीक, इसमें बताया गया कि ये हरे रंग की, हरे या नीले रंग के कह सकते हैं, तो शिराएं होती हैं वो हरे या नीले रंग की होती हैं, है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा हरे रंग या नीले रंग, एक शब्द और ऐड कर लीजिए। तो हरे या नीले रंग की होती। होता क्यों है ऐसा? क्या ये वास्तव में होती? नहीं, वास्तव में ये नीली हरी नहीं होती, ये भी लाल ही होती हैं। तो फिर नीली हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो नीली और हरी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण, है ना। भाई हमारा शरीर भी क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। तो प्रकाश के अवशोषण के कारण और उसके प्रकीर्णन के कारण ये हमें हरी या नीली नजर आती हैं। रियलिटी में ये हरी या नीली नहीं होती हैं। तो प्रकीर्णन की घटना के कारण ये हमें क्या है? नीली या हरी नजर आती है। ठीक, तो ये आपका हो गया धमनी और सिरा दोनों में अंतर आता है, तब भी आप इसको ले सकते हैं। और अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो ऊपर वाली जो परिभाषा है वो एक एक लाइन लिख करके आप इसको बता सकते हैं। तो दोनों के बीच में चाहे डिफरेंस आए और या टिप्पणी आए तो दोनों के विषय में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फाइनल पॉइंट मैंने 6 पॉइंट आपको बता दिया है ना। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बता दिया, रक्त क्या होता है, उसका संगठन क्या होता है उसके बारे में बता दिया है, और धमनी और सिरा यानी रक्त वाहिनियों में धमनी और सिराएं जो आती हैं उनके विषय में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा हार्ट यानी हृदय की संरचना, है ना। हृदय की कार्य प्रणाली के कैसे पंप करता है, एक एक प्रोसेस, एक एक चीज के बारे में जानने का काम करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।